हेलो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों वो था मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आज हमें उसे नेक्स्ट स्टार्ट करना है। जो टॉपिक है बच्चों कौन सा? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आज हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? नॉर्मेलिटी। तो देखो बच्चों, जब हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? कुछ आइडिया है बच्चों नॉर्मेलिटी का कि नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। याद रखना, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मेन पॉइंट आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो बच्चे आपको याद रखना है, जब भी हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो जैसे आपने मोलैरिटी पढ़ा हुआ सेम है मोलैरिटी की तरह। रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने मोलैरिटी पढ़ा था सेम वैसे ही है। जैसे मोलैरिटी में आपने क्या पढ़ा था कि मोलैरिटी में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यही पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चे मोल कैसे निकालते थे? गिवन मास बाई में मोलर मास, ऐसे निकालते थे। तो इसमें क्या है? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट की तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो मेन पॉइंट याद रखना आपको, ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटा जैसे आपने मोल निकाला गिवन मास बाई में मोलर मास, तो ये क्या आएगा? गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास। ये आएगा बच्चे गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास। ये चीज़ याद रखना। अब बात ये आती है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो वो समझो। तो बच्चों, जब भी हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की बात करें तो जो इक्विवेलेंट मास होता है ये होता है हमारे पास मोलर मास बाई में एन फैक्टर। ये क्या होगा? मोलर मास बाई में एन फैक्टर। ये याद रखना। बात ये आ जाती है कि मेन जो पंगा है वो होता है एन फैक्टर क्या है। तो याद रखो बेटा, जब भी हम बात करें एन फैक्टर, किसकी बात करें? एन फैक्टर। तो एन फैक्टर को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? तो एन फैक्टर को आप ऐसे याद रखो कि जैसे अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड या जैसे कोई रिडॉक्स रिएक्शन, अगर हमारे पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई एसिड है तो आप बोल सकते हैं इसकी बेसिसिटी के रिस्पेक्ट में। अब एसिड के केस में बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना कि वो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव दे सकता है, यानी कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव दोनों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। ये याद रखना है। जब बच्चे अगर हम बेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेस के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं एसिडिटी की। तो एसिडिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दोनों से।
कि वो H पॉजिटिव आयन कितने दे सकता है। चीज समझ में आए। एसिड में हमने बेसिसिटी की बात की, बेस के अंदर हमने एसिडिटी की बात की। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब जैसे थोड़ा सा और आगे बात करूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने आपको सोडियम बोला कि बेटा सोडियम का इक्विवेलेंट वेट होता है। तो बेटा जब हम सोडियम का इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। मोलर हमने क्या पढ़ा हुआ? इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब देखो सोडियम एलिमेंट की फॉर्म में है, तो भी याद रखना अगर हमारे पास कोई चीज़ अगर एलिमेंट की फॉर्म में है, अगर हमारे पास एलिमेंट की फॉर्म में है तो हम उसमें क्या चेक करेंगे बेटा? उसकी वैलेंसी। एलिमेंट की फॉर्म में आता तो हम क्या चेक करते हैं? उसकी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या हुआ बेटा? तो वैलेंसी का मतलब हुआ कितने वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23, वैलेंसी 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 23 ग्राम। सेम चीज़ हम थोड़ा और आगे बढ़ें, लाइक Mg की बात करते हैं तो Mg में इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? Mg का होता है 24, एन फैक्टर वैलेंसी होती है 2, तो कितना आ जाएगा? 12 ग्राम। ऐसे ही बच्चे हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? अगर आपको एल्युमिनियम दे दिया जाए तो एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। इसका कितना होता है? 27 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा बेटा? 9 ग्राम। तो कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। ऐसे आपको इसका करना होता है। ठीक है, अब जब हम इसे और आगे की तरफ पढ़ते हैं, ये तो होगा सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा। ठीक है, तो बेटा जब नेक्स्ट हमारे पास बात किया जाए कि जैसे हम एसिड के रिस्पेक्ट में बात करें कि जैसे आपको H2SO4 कह दिए, कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा? 98। अभी कितना H पॉजिटिव दे सकता है? 2, तो डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 49। ठीक है, ऐसे अगर आपको एक और दिया जाए H3PO4, H3PO4 है, अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो पहले इसका मोलर मास निकालो। तो मोलर मास कितना आएगा बेटा इसमें? तो इसका कितना हो जाएगा? सेम 98 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सेम अगर आपको ये देख लीजिए H3PO3, अगर इसका दिया रहता इक्विवेलेंट वेट तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका हम कैसे ट्राई करेंगे? तो सबसे पहला काम किया आपका इसका मोलर मास निकालो। ठीक है, तो सबसे पहला काम किया हमने इसका मोलर मास निकालना। ठीक है, पहले मोलर मास निकालोगे तभी हम आगे इसको कर पाएंगे। तो देखो, तो मोलर मास कितना आएगा? फॉस्फोरस का 31 और 48, तो और 48 और 351, 52 और 3082। अब मेन बात है इसका एन फैक्टर क्या होगा? इट्स भी इम्पोर्टेंट, इसका एन फैक्टर कितना होगा? अब हम वैसे देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है? इसके पास कितना H है? हाइड्रोजन 3, बट याद रखना इसका एन फैक्टर 2 होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लो जो भी आएगा, इसका एन फैक्टर 2 होता है। एन फैक्टर 2 कैसे आया? थोड़ा सोचने वाला है। मेन बात ये, इसका एन फैक्टर 2 कैसे आया? अब तो देखो इसका एन फैक्टर 2 कैसे आएगा, तो समझो कि जैसे जब हम H3PO3 और H3PO4 की बात करें, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी और इसका भी कैसे? जैसे देखो ये फॉस्फोरस है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है बेटा H3PO4 का। और जब H3PO3 की बात करें, ये फॉस्फोरस है, ये ऐसे है, एक ऐसे होगा, ये डायरेक्ट एच चुका है।
तो जो H ब्रेक होता है वो हमेशा कौन सा होता है, OH वाला। यानी ये ब्रेक होगा जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस होता है ना, वो वाला H बच्चे ब्रेक होता है, दूसरे वाला ब्रेक नहीं होता। ये ब्रेक होगा, ये होगा और ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसमें कितने H पॉजिटिव दे दिए, तो यहाँ कितने दे दिए, ये इसका रीजन है, ये 3 लिखा बेटा, ठीक है, कि इसका n फैक्टर 2 कैसे होता है। तो ये आपने कुछ पढ़ा इसके बारे में। और जब नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलें क्या, नॉर्मेलिटी पे, तो वो देखो। तो जो हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, तो नॉर्मेलिटी की हम क्या बात करते थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, यानी कि सीधी सी बात कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, वो क्या है उसकी नॉर्मेलिटी, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 63 ग्राम ऑफ oxalic acid present in 250 ml of solution। कब जल्दी से कैसे करेंगे, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, ट्राई करो। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है ऑक्सैलिक एसिड का मास, और उसका केमिकल फॉर्मूला पता तो भी हम उसका मोलर मास और यूनिट मास निकालेंगे ना। तो ऑक्सैलिक एसिड का कितना आएगा बेटा, तो समझ में आती है, ऑक्सैलिक एसिड का हमें पता होना चाहिए। तो बताओ बच्चों कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का। तो देखो फॉर्मूला जब भी हम बात करें, C2H2O4, C2H2O4 ये होता है। तो बच्चे देखो, ये ऑक्सैलिक एसिड है ना, आप C2H2O4 की वजह आप कैसे याद रखो, आप ऐसे याद रखो, COH COH, ठीक है, आप ऐसे याद रखो। यानी कि ये एक H पॉजिटिव दे सकता है, एक H पॉजिटिव भी दे सकता है, ठीक है। तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब भी हम बात करें इसमें, ठीक है, तो याद रखना इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बात करें कि क्या है कैसे है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या आपका, इक्विवेलेंट वेट निकालना। तो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। तो जब आप इसका मोलर मास निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, इट्स विल बी 90। बट हमेशा याद रखना जो क्या है वो ये है कि बेटा जो ये ऑक्सैलिक एसिड है ना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सैलिक एसिड की। ये ऑक्सैलिक एसिड हमेशा एग्जिस्ट करता है किसके साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। ये चीज़ याद रखना, जो ऑक्सैलिक एसिड है ये हमेशा किसके साथ एग्जिस्ट करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। चीज़ समझ में आ रही, ये एग्जिस्ट करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। कैसे, तो ये देखो, जैसे कि मैं बात करता हूँ C4, ये C2H2O4 डॉट 2H2, ये जो चीज़ होती है ना 2H2, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब मेन बात होती है होती क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक बार के लिए आपको ये समझ लें, जो केमिकल कंबाइंड वाटर होता है, इसका मतलब होता है केमिकल कंबाइंड वाटर।
इसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन कैसे रही, कितना दिया आपको 90, प्लस में कितना दिया हुआ 2 इंटू में 18, तो कितना हो जाएगा बेटा, इट्स विल बी 126 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो ये वो इसका मोलर मास कितना आएगा 126 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 63 ग्राम। चीज़ समझ में आ गई। तो मेन बच्चा आपको क्या देखना था, हमें इसमें क्या निकालना था, गिवन मास कितना है 63 ग्राम दिया हुआ है और कितने में है 250 ml है। तो सीधी सी बात, जो नॉर्मेलिटी की बात है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट करें, तो 63 गिवन मास डिवाइड बाई 63 तो कितना आ गया 1, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000, तो बेटा कितना हो गया 400। चीज़ समझ में आ गई। तो ये ऐसे करना था। चलो हम नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब मैं थोड़ा इसका रिवर्स दे रहा हूँ कि आपको नॉर्मेलिटी जो है उसको रिवर्स करना होगा। कैसे, ये है what amount of slackline is required to normal करो क्या, देखो क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे देखो, जब भी हम इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो आपको कैसे चलना है, इसमें थोड़ा सा ना आपको रिवर्स करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा इसमें रिवर्स लेके चलना है। कैसे रिवर्स लेके चलना है तो वो देखो जरा। आप इसको समझो, इसको या तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं या विदाउट फॉर्मूला, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम विदाउट फॉर्मूला लेके चलें, तो इसको समझो। जैसे ये क्या दिया आपको 2 नॉर्मल दिया हुआ, ठीक है, ये क्या दिया हुआ 2 नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, तो 100 में कितने हो जाएंगे 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब बात आती, पहले हमें अब इसका इक्विवेलेंट वेट पता है, ठीक है। तो जब मैं इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूँ तो स्लेकलाइन का फॉर्मूला होता है बेटा CaOH12, तो इससे मोलर मास कितना होगा 74, एन फैक्टर कितना है 2, तो कितना होगा 37 ग्राम, ठीक है। तो अब इसका मास कितना है, तो 0.2 इंटू 37, तो आंसर विल बी 7.4, ठीक है। ये तो हो गया जो हमने किया विदाउट फॉर्मूले को, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले वाइज हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले वाइज कैसे चेंज हो जाएगा, तो देखो हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट
इंटू 1000 डिवाइड बाई में ये है। अब हम पहले से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, जैसे मैंने कहा हम ग्राम इक्विवेलेंट वैसे निकाल रहे हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई में 1000। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि मोलैलिटी दिए तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई में 1000, तो यही किया था। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा और पुट करना चाहो तो इसको भी खोल के लिख सकते हो। कैसे कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट वेट। यानी ये कर सकते हैं ना कि W माने गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ। अभी क्वेश्चन और कह रहा हूँ, वो ट्राई करना। तो वो ये है, इसमें ना बेटा आपको मोलैलिटी नॉर्मेलिटी दोनों निकालना है, ठीक है। जैसे कैलकुलेट मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी 98 ग्राम H2SO4 calculate molality and normality of 98 gram H2SO4 present in 1 liter of solution। करो ट्राई, बताओ कितना आएगा। अंशी कितना आना चाहिए बेटा? तो देखो सबसे पहला काम क्या है आपको, अगर मोलैलिटी करो तो सीधी बात है, आपको मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए? मोलर मास, समझिए ना। मोलर मास पता कर लो, कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो कैसे है, तो जैसे देखो कि अगर मैं मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो मोलर मास कितना है? 98। गिवन मास कितना है? 98। कटर कितना है? 1 मोल। और ये 1 मोल कितने लीटर में बेटा? 1 लीटर में। तो ऑब्वियसली इसकी मोलैलिटी क्या होगी? 1 मोल है। ये अगर आप नॉर्मेलिटी के केस में है, नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा इसका? पहले तो इक्विवेलेंट वेट, तो कितना आएगा? 49 ग्राम, ठीक है। तो निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन मास कितना? 98 डिवाइड बाई 49, ये कितना आ जाएगा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अभी कितने में है? 1 लीटर में। तो सीधी सी बात, इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो गई? 2 नॉर्मल, यानी मोलैलिटी कितनी है? 1 और नॉर्मेलिटी क्या है? 2। तो एक ना आपको रिलेशन याद रखना है क्या, जब आपसे पूछा जाए नॉर्मेलिटी, ये चीज़ याद रखोगे। तो जब भी आपसे क्या पूछा जाए नॉर्मेलिटी, आपको क्या याद रखना? मोलैलिटी इंटू में एन फैक्टर। चीज़ समझ में आया? आपको क्या याद रखना? मोलैलिटी इंटू में एन फैक्टर, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये भी हम लिख सकते हैं क्या, जब हमें मोलैलिटी निकालनी है तो हम ये कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई में एन फैक्टर, ये दो काम हम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट बचे? चीज़ समझ में आएगी कि दोनों में क्या क्या रिलेशन होते हैं, कैसे करना होता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो अब इसे हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखो, अब मैं थोड़ा सा ना एक लेवल और ऐड ऑन करा। जैसे कल हमने मोलैलिटी क्वेश्चन किए थे, कुछ उसी टाइप से ही है, क्योंकि मैंने आपको कल क्या कहा था कि बेटा आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हम नॉर्मेलिटी क्यों पढ़ते हैं। चीज़ समझ में कि जब हमने मोलैलिटी पढ़ ली, मोलैलिटी पढ़ ली, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, पीपीएम पढ़ लिया, फिर नॉर्मेलिटी क्या रिक्वायरमेंट थी। तो मेन तो ये बेटा कल थोड़ी सी हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी, अभी तक मतलब ग्रोइंग स्टेज में थी अभी, मतलब उतना कैपेबल नहीं था कि मैं ड्राइव कर पाऊँ, इसलिए आज मैं नहीं आ पाया। ऐसा नहीं है कि कोई हेल्थ का इशू है, कल आपने देखा ही था कि इतना एनर्जी नहीं थी बॉडी में, तो इसलिए आज क्लास हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, नहीं तो हम ऑफलाइन ही प्रायोरिटी देते हैं। आपको पता तो है शायद कि हम ना डिस्कशन वगैरह की लंबी क्लास ही रखेंगे, तो हमें वही है, आज एक बार ऑनलाइन एडजस्ट करो, नेक्स्ट चीज़ तो अपना ऑफलाइन चलना ही है, ठीक है। तो अब बात क्या थी, नॉर्मेलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसमें दोनों चीज़ करोगे। मोलैलिटी मतलब आपको दोनों कंडीशन दूंगा उसमें कि पहले आप मोलैलिटी निकालोगे रिजल्टेंट सोल्यूशन की, फिर उसकी नॉर्मेलिटी निकालोगे, ठीक है। तो देखो बेटा इधर जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन ऐसे है, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ resultant solution and describe about nature, डिस्क्राइब अबाउट नेचर, ठीक है। नेचर में एसिड बेस एंड न्यूट्रल, ये नेचर की बात करें, मैं लिख देता हूँ। चाहे आप ये बता दो कि वो एसिड होगा, बेस होगा या क्या हो जाएगा, इस नेचर के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले मान लो HCl प्लस NH, एंड ये आपको दिया हुआ है, जिसमें दो कंडीशन देते चलता, ठीक है। मतलब मेन तो हमारा यही है, नेचर के बारे में ही हमें बात करनी है। ये आपको दे दिए, सपोज करो 0.1 मोलर, ये दे दिए 0.1 मोलर, अच्छा 1 मिलेगा, चलो पॉइंट को सीधा 1 मिलेगा, ठीक है। 1 मोलर 1 मोलर, ये किसमें है, मान लो 100 ml में, और ये भी किसमें 100 ml में, और ये आपको दे दिया 1 नॉर्मल 1 नॉर्मल, ये भी कितने में है 100 ml में, और ये भी कितने में 100 ml, ठीक है। तो अब क्या, जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमें ये बता दो कि और उसका नेचर क्या होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, आपको ये बताना है। तो करो ट्राई। तो देखो बेटा, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करें तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है ना हमारे पास, आप उसका एक तरीका समझो क्या है। वो तरीका ये है कि हमारा सबसे पहला काम है नंबर ऑफ मोल निकालना, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर मोल कितने आ जाएंगे 0.1 मोल, इसके भी कितने आएंगे 0.1 मोल, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में न्यूट्रलाइज, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। तो जब हम इस वाले में बात करें तो इस वाले में देखो क्या है, HCl और NH, ये भी 1 नॉर्मल, ये 1 नॉर्मल, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा 100 ml में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसके क्या हो जाएगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे काम करो,
इसको पहले आप दो मेथड कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज कर लो, सो ये ना करके मान लो नॉर्मेलिटी है, तो हमने क्या पढ़ा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाई में यही पढ़ा था। जो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नॉर्मेलिटी बाई में एन फैक्टर। तो अब आपको क्या याद रखना है इसमें, वो ये है कि जब एन फैक्टर क्या हो जाए 1, तो जो मोलैरिटी है बेटा वो किसकी इक्वल हो जाती है, नॉर्मेलिटी की। तो बस सीधी सी बात, ये भी 1 मोलर होगा, ये 1 मोलर होगा, ये 100 ml में रख लो, इसको 100 ml में रख लो, तो 0.1 मोल 0.1 मोल, तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर क्या बन जाएगा, दैट विल बी न्यूट्रल। यानी जो ये हमने किया इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल। इतना समझ में आया, ये बिल्कुल सीधा सा था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें सोचना है, ठीक है। अब देखो जरा आगे हम बढ़ें, तो बेटा जब हम इसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखो तो सब चेंज होता है। कैसे, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आपको दिया है जैसे ये दिया हुआ सेम चीज, यहाँ से बनेगा तो ये CaCl2 प्लस H2 बनेगा, तो ये CaCl2 प्लस H2। अब रिएक्शन बैलेंस करोगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ बैलेंस करोगे यहाँ 2 आएगा, ये समझ में। तो स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या बना, 2 मोल HCl के 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल HCl के 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब आपको जो कंडीशन गिवन है तो वो देखो, ये तो हमारे पास होगी स्टैंडर्ड चीज। और यहाँ जो आपको HCl दे दिया 1 मोलर इन 100 ml, सेम चीज ये भी आपको दे दिया, ये है 1 मोलर इन 100 ml, और ये भी दूसरे वाले भी कितना है 1 मोलर इन 100 ml। दोनों आपको सेम दिएगा कि 1 मोलर है 100 ml में दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ भी कितना है 1 मोलर इन 100 ml, 1 नॉर्मल इन 1। तो हमें दोनों का नेचर बताना है कि जब दोनों को मिक्स करेंगे कि एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा, ये हमें इसके नेचर के बारे में बताना है। तो ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई और बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले केस को मान लो मैं इधर लिख देता हूँ, मान लो हम स्क्रीन पर लिख देता हूँ। पहले मान लो हम मोलैरिटी वाला केस लेके चलते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन मिसिंग है, अभी मुझे लग रहा है कि बीच में जो मैं उधर लिख रहा था थोड़ा कम दिख रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो यानी कि आपको क्या दिया था, HCl ये दिया हुआ था, इसको 2 मोल रिएक्ट कर रहे थे। अब देखो बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, बस इतना ही है। तो मेन बात क्या है जो इसमें समझने की है वो बेटा ये है, आपको ये कितना दिया हुआ है, ये तो हमें पता है स्टैंडर्ड है कि इसका 2 मोल इसका 1 मोल कर सकती है, ठीक है। अब HCl आपको दिया हुआ 1 मोलर इन 100 ml, क्योंकि कंडीशन तो सेम है दोनों में।
तो तभी हम पढ़ रहे थे ना मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी में फ़र्क क्यों है। तो क्या क्या, तो देखो जब इसका हम लेंगे तो इसका मोल आएगा कितना, 0.1 मोल, इसका कितना है 0.1 मोल। तो सीधी सी बात है बेटा, देखो अब हम रिएक्शन कंडीशन पे चले, हमें पता है इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इसका 0.01 है तो इसका कितने के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, 0.05 के साथ रिएक्ट करेगा। ये समझ में आया। यानी कि देखो क्या है, आपको जैसे मैंने कल बताया था, याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन में कम अमाउंट में है और पहले कंज्यूम हो जाए रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। तो बेटा कैसे पता चलेगा, तो कैसे देखो, आपको स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू से लेके चलना है। जैसे यहाँ पे HCl कितना दिया हुआ 2 मोल, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ 1 मोल। हमें पता है 2 मोल HCl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 1 मोल के साथ करेगा। अगर ये 0.1 है तो इसको कितने के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि 2 है तो 1 के साथ, 0.1 है तो 0.05 के साथ करेगा, सीधी सी बात। या हम बोलें 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो HCl 2 चाहिए, बट HCl तो है ही नहीं, यानी अगर ये 0.1 है तो ये 0.2 चाहिए था, ऐसा तो है नहीं। तो इतना मोल तो क्या कर गया, इसका रिएक्ट कर गया। तो सेम चीज इतनी मोल्स हमारे पास क्या रह गए, रिमेन्स लेफ्ट, इतने मोल हमारे पास बचे हुए हैं। चीज समझ में, इतने मोल रिएक्ट हो गए और इतने मोल हमारे पास रिमेन्स लेफ्ट रह गए। तो सीधी सी बात ये है, तो इतने मोल हमारे पास जो रिमेन्स लेफ्ट रह गए हैं, तो हमें कैसे करना है, तो वो समझो। अभी पीछे की चीज़ क्या बचे, CaOH ये क्या है, बेस। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। चीज़ समझ में आगे, आप इससे मोलैलिटी निकालो अलग बात है, बट ये फिलहाल क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यानी कि जैसे हम देखें ऊपर वाले में, इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था, हमारे पास HCl और NH दोनों में सेम कंडीशन थी, यानी कि सेम 1 मोलर था। तो ये क्या हो जाएगा, हम न्यूट्रलाइज। यहाँ भी सेम क्या है, 1 मोलर एंड 1 मोलर, अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर केस में हम मोलैलिटी सेम लेके चलें और वो क्या है, सेम है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब देखो जरा आगे, रिपीट करा कि जरूरी नहीं है हर केस में कि 1 मोलर ही 1 मोलर के इक्वल हो। ठीक है, अब आ जाए दूसरे वाले केस में, अगर हम इसकी निकालने रिजल्टेंट की तो निकल पाएगी आसानी से। कैसे, अब ये 0.5 मोल, अभी कितने उसमें है, 200 ml में, तो कुछ मतलब इसको 5 से कर देना, सभी को आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.1 मोल है। अब इसका सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कह दिया था ये वाला केस, यानी मैं यहाँ नीचे दोबारा लिख देता हूँ कि HCl दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में सेम यही चीज है। अब हमें पता है बेटा इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ करेगा, इट्स स्टैंडर्ड कंडीशन, जो हम स्टैंडर्ड स्टोइकोमेट्रिक को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब आपको ये कितना दिया हुआ था, 1 नॉर्मल 100 ml, ये दिया हुआ था ना, और ये भी कितना दिया हुआ था, सेम वही चीज़। तो सबसे पहले क्या काम था, अब मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, कौन कौन से, कि बेटा आपने मोलैलिटी पढ़ा हुआ ना, तो नॉर्मेलिटी को ना सबसे पहला मेथड है कि आप कन्वर्ट कर दो। रिपीट करना कि आप कन्वर्ट कर दो, कि जो हमारे पास नॉर्मेलिटी है इसको कन्वर्ट कर दो मोलैलिटी में, फिर आसानी हो जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी वाला तो हमें आता ही है, क्योंकि हम इसको 2 मेथड से इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है बेटा, हम इसको 2 मेथड से सॉल्व आउट करेंगे, पहले हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना पड़ेगा, तो देखो सीधी सी बात, मोलैलिटी है तो सेम n फैक्टर 1 है,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 मोलर इन 100 ml। अब इस केस में बेटा एन फैक्टर कितना है 2, तो अभी कितना हो जाएगा 2 मोलर हो जाएगा, नहीं डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास मोलैरिटी है ना। देखो नॉर्मेलिटी दी हुई है, हमने यही पढ़ा था ना ऊपर। देखो जैसे देखो ये हमारा रिलेशन कहाँ गया। आपको मोलैरिटी निकालना तो नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ जब हम एन फैक्टर करेंगे तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी बेटा 0.5 मोलर इन 100 ml। तो समझ में, तो अब इसके मोल निकालेंगे। ये तो कितना था 0.1 मोल, और ये कितना आएगा 0.05 मोल। अब सीधी सी बात हमें पता है HCl का 2 मोल है तो इसका 1 मोल होगा, इसका 1 है तो इसका 2, इसका 0.05 है तो इसका 0.1। यस, ये क्या हो जाएगा टोटल, तो बच्चे क्या हो जाएगा टोटल कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चीज़ समझ में आ गई। यानी कि इसको मैं थोड़ा और बेटर वे में लिख पाऊँ तो उससे पहले एक पॉइंट और समझना, वो ये है अगर हम 1 नॉर्मल लेते हैं तो ऑलवेज वो क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज। 1 मोलर ऑलवेज न्यूट्रलाइज नहीं होता, जबकि 1 नॉर्मल और 1 नॉर्मल वो हमेशा न्यूट्रलाइज होगा चाहे कुछ भी हो। मतलब उसमें हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि मोल के केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बैलेंसिंग की। ये तो चलो मान लो हमने एक स्टेप बढ़ा दिया मोलैरिटी में कन्वर्ट के, अगर सीधा करना तो सीधी चीज़ हमेशा याद रखो क्या कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक समझ में आया। जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना वो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा, चाहे कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो। याद रख लो, चाहे वो कोई भी एसिड हो और कोई भी बेस हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। अगर ये एसिड और बेस है तो हमेशा क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज। क्या हो जाएगा हमेशा न्यूट्रलाइज। तो अब मेन बात है कि हमें नॉर्मेलिटी क्यों पढ़ाएगी, ये पढ़ाएगी बेटा टाइट्रेशन के रिस्पेक्ट में। टाइट्रेशन का रिस्पेक्ट क्या होता है, तो टाइट्रेशन होता है बेटा टू डिटरमाइन concentration of unknown solution। ये क्या होता है टू डिटरमाइन concentration of unknown solution when it are titrated with स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बेटा यहाँ एक चीज़ समझना, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। यानी कि देखो जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है उसको हमने अननोन के साथ रिएक्ट करवाया, और हमें नहीं पता अननोन की वैलेंसी एन फैक्टर क्या है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3। अगर मोलैरिटी के केस में हो तो अगर दोनों का 1 और 1 है तो सेट बैठ जाएगा, तो इसका 1 मोल है उसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर एक मान लो NaOH है और दूसरा है H2SO4 तो उस केस में मोलैरिटी सेट नहीं बैठेगी। बट नॉर्मेलिटी का बेनिफिट क्या है, चाहे कितना भी एन फैक्टर हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। इस वजह से हम यूज़ करते हैं, तभी ये वाली जो इक्वेशन बनती है ना वो यहाँ यूज़ करते हैं N1V1 = N2V2। ये समझ में आएगा। तो ये चीज़ है, तो मेन आपको इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। तो होप कि आपको नॉर्मेलिटी को समझ में आई होगी। तो अब बेटा आपका एक काम है, जितने आपके NCERT क्वेश्चन आंसर हैं वो थोड़ा सॉल्व आउट कर लो,
उसमें मैंने आपको कल भी बताए थे कि जैसे मैंने कहा था कि देखो कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के, आप नहीं कर पाए थे, तो कुछ ये कर लो। और ना मैं कुछ क्वेश्चन आपको और भेजता हूँ जिसमें मोलैरिटी नॉर्मलिटी ये सारे होंगे, ठीक है। एक वर्कशीट और देता हूँ, ये करने के बाद आप वर्कशीट करना, क्योंकि एनसीईआरटी में नॉर्मलिटी नहीं है बट आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आप इतना करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।